हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी डिस्कशन होगी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के ऊपर। इससे पहले भी हमने कई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, उस डिस्कशन को नहीं सुना, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 338, यानी कि जो भी इसके पास पावर्स, इसके जो भी फंक्शंस हैं, ये वो डायरेक्टली डिराइव करती है फ्रॉम द आर्टिकल 338। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एवोल्यूशन के बारे में कि इस कमीशन का गठन कैसे हुआ, इसका पूरा एवोल्यूशन का प्रोसेस क्या था, क्या क्या चेंजेस हुए। तो अगर हम बात करें कि जो ओरिजिनल आर्टिकल 338 था, अब तो उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, बट जो ओरिजिनल आर्टिकल 338 था उसमें प्रोविजन दिया गया था कि एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। उस स्पेशल ऑफिसर का काम क्या होगा? जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए हैं। उन सेफगार्ड्स के रिलेटेड अगर कोई भी मैटर आएगा तो उसके ऊपर वो स्पेशल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये प्रोविजन आर्टिकल 338 में दिया गया है। एंड उस स्पेशल ऑफिसर को कमिश्नर कहा जाएगा, जिसको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो ये तो ओरिजिनल आर्टिकल 338 की बात थी। उसके बाद 1978 में गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन के थ्रू एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन को सेटअप किया। अब नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब तो हुआ कि ये बाय लॉ तो एस्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि जो बाय लॉ बॉडी एस्टैब्लिश होगी उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो नॉन स्टैट्यूटरी वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बाय ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड किया है। तो ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा एस्टैब्लिश्ड एक बॉडी हुई जिसमें कि एक से ज़्यादा मेंबर थे। तो नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन सेटअप किया फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि उस पॉइंट पर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए कंबाइंड कमीशन था। और उसके बाद 9 ईयर्स के बाद 1987 में गवर्नमेंट ने एक अनदर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, और उस रेजोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट ने इसी वाले यही सेम कमीशन का जो नेम था उसको कर दिया चेंज, और नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी रीनेम कर दिया। अब एक बाय कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश्ड कमीशन हो गया, जिसमें कि एक सिंगल ऑफिसर है, और एक गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के थ्रू सेटअप कमीशन हो गया, जिसमें कि जो कि एक मल्टी मेंबर कमीशन है। अब अगर आर्टिकल 338 वाली कमीशन को चेंज करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा, और इसीलिए 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1990 का। 1990 में जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके थ्रू एक हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी एस्टैब्लिश्ड किया गया। उस कमीशन ने जो आर्टिकल 338 के थ्रू कमीशन सेटअप था उसको भी रिप्लेस किया, प्लस जो गवर्नमेंट ने बाय रेजोल्यूशन बॉडी एस्टैब्लिश्ड की थी या बाय रेजोल्यूशन कमीशन सेटअप किया था उसको भी रिप्लेस कर दिया। अब उस पॉइंट पे एक सिंगल कमीशन सेटअप हुआ, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। उस पॉइंट पे जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए एक कॉमन कमीशन था, एक कॉमन कमीशन काम करता था। उसके बाद 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने इस कमीशन को कर दिया बाइफर्केट, और एक सेपरेट बॉडीज बन गई। एक नेशनल कमीशन फॉर एससी बना अंडर आर्टिकल 338, और एक बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 338 क्लोज ए। तो ये दो सेपरेट कमीशन सेटअप हुए। नेशनल कमीशन फॉर एसटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में हमें बात करना है अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये था इसका पूरा एवोल्यूशन कि ये कमीशन कैसे सेटअप हुआ। अगर हम इनके कॉम्पोजिशन की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में होगा एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स जिसको प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करेगा। और अगर हम इनके टेन्योर की बात करें, इनके सर्विस कंडीशंस की बात करें, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मेंशन नहीं है। वो सब कुछ प्रेसिडेंट ही स्पेसिफाई करेगा कि इनका टेन्योर क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी। उसके बाद हम बात करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। जितने भी नेशनल कमीशंस होते हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड कमीशंस हैं या बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर विमेंस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट, या माइनॉरिटीज़ के लिए कमीशन है, या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। तो ये जितने भी कमीशंस होते हैं, इन सबका एक कॉमन गोल होता है कि जो भी स्पेसिफिक कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड्स दिए गए हैं या लीगल सेफगार्ड्स दिए गए हैं, उन सेफगार्ड्स का इन कम्युनिटी के ऊपर अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो उन सेफगार्ड्स का। एंड सेकंड, उन सेफगार्ड्स के रिलेटेड जो भी इशू क्रिएट होगा या जो भी मैटर होगा उसमें इन्वेस्टिगेशन करने का इनका काम है। तो ये सभी कमीशंस का अपनी अपनी स्पेसिफिक कम्युनिटी को लेकर एक कॉमन गोल होता है।
अगर हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के फंक्शंस की बात करें तो इनका पहला फंक्शन ऐसा ही है कि जितने भी शेड्यूल कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड्स दिए गए हैं या लीगल सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड हैं उनके रिलेटेड कोई भी मुद्दा आएगा तो उसमें ये इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे। सेकंड इनका फंक्शन है कि जो शेड्यूल कास्ट के राइट्स का जब भी डेप्रीवेशन होगा या हनन होगा उसके रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक कंप्लेंट आएगी उसमें इंक्वायरी करने का इनका काम होगा। एंड द थर्ड फंक्शन इज कि गवर्नमेंट जब भी शेड्यूल कास्ट के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोग्राम लेके आएगी या उनके रिलेटेड कोई भी स्कीम इंट्रोड्यूस करेगी तो उस प्लानिंग प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि उसमें गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशन दे सके कि आप कैसे शेड्यूल कास्ट के लिए बेटर वे में काम कर सकते हैं, तो ये रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। एंड द फोर्थ फंक्शन इज कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी एडवाइस दे सकते हैं फॉर द वेलफेयर और डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, कि उनका वेलफेयर कैसे हो सकता है उसके लिए अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं। एंड द फिफ्थ फंक्शन इज कि पूरा साल भर इन्होंने जो भी काम किया है उसकी एक ये एनुअल रिपोर्ट रेडी करेंगे और उस रिपोर्ट को ये प्रेसिडेंट को देंगे। एज यू कैन नोटिस द की वर्ड्स कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, रिकमेंडेशन, एडवाइस, ये सब इनके काम हैं और जो भी ये रिकमेंडेशन और एडवाइस देंगे वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। तो ऐसा कुछ इनका काम है। उसके बाद अगर हम बात करें रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ये पूरा एनुअल एक रिपोर्ट रेडी करके प्रेसिडेंट को देंगे एंड प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के आगे रखेगा अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम। उस मेमोरेंडम में क्या एक्सप्लेन किया गया होगा कि ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन है जो गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया है और ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन या एडवाइस है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने और उसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो वो सब उस रिपोर्ट में, उस मेमोरेंडम में एक्सप्लेन किया गया होगा। नेक्स्ट अगर हम इनके बात करें पावर्स की, इस कमीशन की पावर्स क्या हैं, तो जब भी ये इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं तो इनके पास सिविल कोर्ट वाली सारी पावर्स होती हैं। इसका मतलब जब भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं, सम्मन जिसको हम बोलते हैं, बुलावा भेज सकते हैं और उस पर्सन से ओथ भी दिलवाई जाएगी जैसे हम यूजुअली कोर्ट का प्रोसेस देखते हैं। और इनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड का रेफरेंस लेने की ज़रूरत हो तो ये कोर्ट से उस पब्लिक रिकॉर्ड को असेस भी कर सकते हैं। एंड द थर्ड इनकी जो पावर है कि इनको प्रेसिडेंट जो भी मैटर डिटर्मिन करने के लिए दे उसके ऊपर ये अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये थे इनके पावर्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि टिल 2018 जो ये नेशनल कमीशन फॉर एससी था ये अदर बैकवर्ड क्लासेस की वेलफेयर के लिए भी काम करता था, उनके रिलेटेड भी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता था। बट 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू इस कमीशन को अदर बैकवर्ड क्लासेस के फंक्शन से रिलीव कर दिया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्दर डिस्कशंस के लिए इंटरेस्टेड हो, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर आप इस डिस्कशंस के लिए इंटरेस्टेड हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।